नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। समय बहुत कम है, एक एक दिन जो है आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम हो रहा है और परीक्षाएं करीब आ रही हैं। तो 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। इसके बाद में आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अयोध्या स्टडी पॉइंट जो है आपके लिए हिंदी पाठ्यक्रम से रिलेटेड, यानी हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, उसकी पूरी तैयारी करा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवा करके एक एक करके जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और तीसरा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो मित्रों, अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से ये संकल्प लिया गया है कि आपके पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराया गया और साथ में ये जो है निर्धारित किया गया है, संकल्प लिया गया है कि आपकी तैयारी कराई जाएगी पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आपको जो है पाठ्यक्रम के आधार पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न आपको आता हुआ मिले, और यानी आप उस प्रश्न को सही तरीके से हल करें और उसका जो उत्तर हो वो सही दें, यानी वो जो OMR पे आपका गोला हो वो सही हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। आप लोगों से एक निवेदन है, जो पहली बार आ रहे हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, जिससे कि हम आपको और बेहतर चीज़ें उपलब्ध करा सकें। मित्रों, बस एक बार आप विश्वास दिला करके देखिए, जितने भी वीडियो पहले पड़े हुए हैं पीछे, वीडियो कि जो है समय थोड़ा ज़्यादा जरूर है, वीडियो बड़े हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक एक वीडियो में पूरे पाठ्यक्रम को जो है तैयार करके पूरे पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है। तो वीडियो बड़े हैं, उससे मत भागिए, पूरे वीडियो को देखिए, तो वो टॉपिक आपका पूरा बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और उससे रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो चैनल पे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में पीछे जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी प्रकरण हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको देख करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें। आइए हम एक एक करके जो है प्रश्नों को हल करेंगे और उन प्रश्न के साथ में जितने भी ऑप्शन होंगे उनको भी देखते चलेंगे, कहीं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो भी आपका गलत ना हो। तो आज तीसरा प्रैक्टिस सेट देखना है हमें। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह, कोष्ठक में दिए गए क्या, कोष्ठक में कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है। क्या कह रहे हैं? कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है। मित्रों, ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, यानी अल्प विराम और उसके ऊपर बिंदु है, ठीक है। तो इसको हमें बताना है कि ये क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है, वो कह रहा है अल्प विराम। तो अल्प विराम में क्या होता है, आपने देखा है कि अल्प विराम में जो है, अल्प विराम में बस यही होता है, ठीक है। जैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, जैसे लिखा गया राम श्याम और मोहन। क्या लिखा गया? राम श्याम और मोहन, ये लिखा गया, तो इनके बीच में लगा दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। दूसरा है क्या? अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। अर्धविराम जो है इसी का, अर्धविराम क्या है? इसी का ही रूप है, बस क्या है, ऊपर बिंदु हो जाता है, अल्प विराम से थोड़ा अलग होता है, यानी अल्प विराम में कम रुकते हैं, अर्ध विराम में इसकी अपेक्षा ज्यादा रुकते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में ये पूरा विराम होता है। प्रश्नवाचक विराम में क्या है? ये प्रश्नवाचक होता है। तो इसमें इसी को पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, यानी मेरा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। तो आपने देख लिया यहां पे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। अल्प विराम जहां पे सबसे पढ़ते हुए समय सबसे कम रुकते हैं, अर्ध विराम उसकी अपेक्षा ज्यादा रुकते हैं, पूर्ण विराम और पूरा रुकते हैं, यानी इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा रुकते हैं। और भी कुछ विराम है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे प्रश्नवाचक को आपने देख लिया, कुछ और भी विस्मय सूचक विराम, जहां अत्यधिक खुश हुआ जाए, प्रसन्न हुआ जाए,
ठीक है, आश्चर्यचकित हुआ जाए, जैसे हाय उसे चोट लग गई, तो हाय के बाद क्या लग जाएगा, ये विस्मय सूचक निशान लग जाएगा या विस्मय सूचक विराम लग जाएगा। और भी है कुछ, जैसे किसी चीज को संक्षिप्त लिखना है, जैसे हमें क्या डॉक्टर शब्द को लिखना है, तो जैसे डॉक्टर शब्द को अगर पूरा हम लिखते हैं तो समय भी ज्यादा लगेगा और स्पेस भी, तो इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संक्षिप्त सूचक विराम या लाघव विराम। क्या कहा जाता है, लाघव, यानी ये छोटा कर देता है। जैसे डॉक्टर को छोटा कर दिया, डॉक्टर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंप्यूटर, क्या, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हम क लिख करके रख दिए, ठीक है, क्या लिख के रख दिए, क लिख के रख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, लाघव विराम या जो है संक्षिप्त सूचक विराम। और इसके बाद में एक जो है योजक होता है जोड़ने का, जैसे हमने क्या लिख दिया, रात और दिन, इनके बीच में जो लगा निशान, इसको योजक बोला जाता है। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये निर्देशक कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, निर्देशक। इसका रूप थोड़ा बदल गया, आप क्या करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, यानी कोई चीज लिखना हो तो, ठीक है। तो ये जो है डैश से, यानी जो है डैश से थोड़ा बड़ा होता है तो ये निर्देशक कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशक, यानी योजक छोटा होता है और निर्देशक बड़ा होता है। एक और भी बहुत प्रसिद्ध है जो है ये होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे हमें लिखना हुआ भारत, क्या लिखना हुआ, भारत, तो देश का नाम है जो है प्रसिद्ध है, फेमस है, तो इसको जो है इकहरा उद्धरण चिन्ह से शुरू करके इकहरा, यानी ये शब्द में लगता है, किस में लगता है, शब्द में, क्या, शब्द में। और पूरे वाक्य में जो है पूर्ण विराम लगा करके बंद किया जाता है वाक्य की शुरुआत में, तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह हुआ। और जो किसी शब्द में लगता है वो इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसलिए ये इतने हैं। और एक होता है, जैसे मान लीजिए वाक्य में लिखते समय कहीं गलती हो गई तो वहां पर ये निशान लगाते हैं, इसको कहते हैं हंस पद या त्रुटि विराम, त्रुटि विराम या हंस पद। जैसे मान लीजिए लाइन में गलती हो गई, इसको लगा करके ऊपर हम लिख देते हैं, लिखते समय कोई चीज छूट गई तो इसको हम लिख देते हैं। तो ये रहा आपका विराम से रिलेटेड प्रश्न, विराम चिन्ह आपके पाठ्यक्रम में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। ये आपकी उपभाषा एवं बोलियों से है प्रश्न, यानी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं उनसे रिलेटेड है। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। हिंदी की उपभाषा, भाषा क्या है, भाषा जो है हिंदी हो गई। उपभाषाएं यहाँ पे जैसे पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी और जो है बिहारी हिंदी, ये है। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। भैया पहला है मालवी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा यानी सी विकल्प है पहाड़ी हिंदी और चौथा डी यानी पूर्वी हिंदी। तो यानी ये तो हिंदी है, ये क्या है, उपभाषाएं हैं। ये क्या है, उपभाषाएं हैं। तो उपभाषा ही पूछ रहा है, कह रहा नहीं है। तो यहाँ पे जो मालवी है ये क्या है, ये उपभाषा नहीं है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब हमें देख लेना है यहां पे क्या है, पहली है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, उसके बाद में पहाड़ी हिंदी, फिर क्या है पूर्वी हिंदी। कौन कौन सी बच रही है, इसमें जो हिंदी है इसकी उपभाषा को 5 वर्गों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। तो 3 तो आप देख रहे हैं भैया, कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी मित्रों, पहाड़ी हिंदी और पूर्वी हिंदी। क्या क्या बच रहा है, इसमें जो बच रही है वो बच रही है क्या, इसमें बच रही है अभी बिहारी हिंदी। क्या, बिहारी हिंदी, क्या, बिहारी हिंदी बच रही है। कौन सी, बिहारी हिंदी। इसके बाद में क्या बच रही है, इसके बाद में बच रही है कौन सी, राजस्थानी हिंदी। कौन सी, राजस्थानी, यानी जो मालवी है वो उसी राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। क्या है, बोली है। यानी ये क्या है, ये मुख्य जो है उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं के अंदर बोली होती है। यानी जो भाषा है, यानी हिंदी जो है, हिंदी इसका विकसित क्षेत्र है। हिंदी क्या है, विकसित क्षेत्र है, यानी बड़ा है। और इनसे इनका जन्म होता है, इन 5 का, और इनसे जो है बोली उत्पन्न होती है। क्या, बोली का विकास हुआ है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां हैं। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहली क्या हो गई, खड़ी। क्या, खड़ी बोली। क्या, खड़ी बोली। उसके बाद में दूसरा है हरियाणवी। क्या, हरियाणवी, हरियाणवी। और उसके बाद में
हरियाणवी, उसके बाद में कन्नौजी, कन्नौजी, और उसके बाद में बुंदेली, क्या, बुंदेली, कन्नौजी और बुंदेली। इसके बाद में और क्या बच रही है, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा, क्या, ब्रजभाषा। ये जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और ब्रजभाषा के बाद क्या, दक्षिणी। पहले इसका जिक्र नहीं होता लेकिन अब इसको भी देखा जाता है। तो ये क्या है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। किसकी, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, किसकी, पश्चिमी हिंदी की। तो कौन कौन सी देखा आपने, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और दक्षिणी। अब यहां पे देखिए कहीं कहीं पे नाम कभी कभी पूछ लेता है, इनके जो अन्य नाम है। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, खड़ी बोली को जो है, खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, खड़ी बोली को जो है कौरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौरवी। और हरियाणवी को क्या कहा जाता है, बांगरू कहा जाता है। मित्रों कभी प्रश्न पूछ ले तो हरियाणवी को बांगरू और खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौरवी। तो ये कितनी है, ये 6 बोलियां हो गई इनके अंतर्गत। अगला जो है दूसरी है पहाड़ी हिंदी। कौन सी है, पहाड़ी हिंदी। आइए देखते हैं पहाड़ी किससे विकसित हुई। पहाड़ी में कौन कौन सी है, पहाड़ी में 2 हैं। कौन कौन सी, गढ़वाली और कुमाऊनी। कौन कौन सी बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये 2 बोलियां हैं किसके अंतर्गत, ये 2 बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद पूर्वी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या, अवधी, क्या, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इनमें से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा मित्रों, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि विकल्प से, पूरे विकल्प से जो है उनका जिक्र कर लिया जा रहा है। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका गलत नहीं होगा। तो क्या, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कौन सी हैं, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, उसके बाद अगला है बिहारी। बिहारी में क्या क्या आता है, बिहारी में आप मैथिली, क्या, मैथिली, क्या, मैथिली बोली, मगही, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये 3 बोलियां हैं किसके अंतर्गत, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अन्य है राजस्थानी। राजस्थानी में जो है उत्तरी राजस्थानी, क्या, उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी को कहा जाता है मेवाती। क्या कहा जाता है, मेवाती। क्या कहा जाता है, मेवाती। उसके बाद में दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी को अभी जिक्र किया गया था जिसका जो विकल्प आपका गलत है इस प्रश्न में, मालवी। दक्षिणी राजस्थानी को क्या कहा जाता है, मालवी। क्या कहा जाता है, मालवी। और पूर्वी राजस्थानी, क्या, पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को कहा जाता है क्या, पूर्वी राजस्थानी आपकी हो जाती है जयपुरी। क्या कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी को कहा जाता है जयपुरी। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी और पश्चिमी राजस्थानी को, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी और पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है। जयपुरी यानी पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी यानी पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है। क्या, मारवाड़ी। क्या कहा जाता है, मारवाड़ी। तो ये आपकी बोलियां हो गई कितनी, ये आपकी कुल 18 बोलियां हो गई। 6 इसमें आ रही हैं, 2 इसमें 8 और उसके बाद 11, 11 3 14, 14 के बाद जो है 16 और 16 के 11। यहां पे देखिए इसमें जो है आ गई कितनी आपकी 6, कितनी हो गई 6। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और दक्षिणी 6 हो गई। पहाड़ी में 2, 6 2 8 और उसके बाद पूर्वी में 8 3 11 और इसके बाद में ये जो है कितनी हो गई, बिहारी में 11 3 14 और 15 और 16 और इसके बाद ये 11 3 14 और 4 18, ये 4 मिलाकर के यानी 18। यानी इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, इसके अंतर्गत आपने देखा 6, पहाड़ी में 2, पूर्वी में 3, बिहारी में 3, राजस्थानी में 4। ये टोटल कितनी हो गई, ये जो है 4 3 7 3 10 2 12 6 18। अगर बोलियों की संख्या कभी पूछ ले तो ये कितनी है 18, बोलियों की संख्या 18 है, यानी 18 बोलियां हैं। अब ये ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है इनका विकास किससे हुआ है। तो जो पश्चिमी हिंदी है, देखिए यहां पर जो पूर्वी है और बिहारी है, देखिए पूर्वी का विकास जो है अर्धमागधी से हुआ है। किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से।
पूर्वी का विकास जो है अर्ध मागधी से हुआ है, और जो पश्चिमी जो बिहारी है इसका हुआ है मागधी से। किसका? इसका हुआ है मागधी से। और पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी, इनका विकास हुआ है सौर सेनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सेनी अपभ्रंश से। ध्यान रखना मित्रों, ये गलती ना हो कभी। कभी कभी सीधा जो है अपभ्रंश से पूछ लेता है। तो इसमें जो है उपभाषा नहीं है, यानी मालवी ये बोली है और तीनों जो है उपभाषाएं थी। ये समझ में आ गया होगा पूरा। इसमें से 100% पक्का है, इसमें से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से एक प्रश्न बनेगा। तो यहां से पूरे आप रोक करके लिख करके तैयार कर लें, पूरा यहां से एक प्रश्न बनेगा। और इससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध है। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, उनके अंतर्गत इसको बहुत अधिक विस्तार से बताया गया है। तो अगर यहां से समझ में आ जाए सो बेटर, नहीं तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? क्या कहा जा रहा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी जो सीधे फेफड़े से वायु निकलती है जिनको बोलने में, उनको अंतस्थ। तो आइए देखते हैं कौन कौन है यहां पर। पहला ऑप्शन ए है स, स और ह, यानी यहां पे तीनों स है और ह है। और उसके बाद में प, फ, ब है। और सी ऑप्शन या, र, ला, व है। और डी ऑप्शन छ, त्र, ज्ञ और स्र है। तो देखिए भैया, ये इनको क्या कहा जाता है? इनको तो ऊष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, यानी ये तो अंतस्थ है नहीं। पा, फा, वा ये वर्गीय के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है इनको। ठीक है। इसके बाद में या, रा, ला, इन्हीं को अंतस्थ कहा जाता है मित्रों। इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ। और छात्र ज्ञ सरा जो है, इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब ये दो अक्षरों से मिल करके बने होते हैं, दो वर्णों से मिल करके बने होते हैं। तो आपका उत्तर क्लियर हो गया होगा, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहां से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकता है। यहां से क्या बन सकता है? यहां से बन सकता है कि स्पर्श या वर्गीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इसमें पांचों यानी 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके पांचों यानी 25। वर्गीय में कितने आते हैं? 25 अक्षर आते हैं। ऊष्म में जो है 4 हैं। ऊष्म में 4 हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, कभी ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है तो ये 4 हो गए, और कभी कहीं अगर पूछ लिया ऊष्म संघर्षी, क्या पूछ लिया? ऊष्म संघर्षी, तो ऊष्म संघर्षी में क्या रहेंगे? ये तीनों सा ही रहेंगे, यानी उसमें हा नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना, अगर ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछा गया तो तीनों सा, और स्पर्श संघर्षी पूछा गया तो च, छ, जा, झा, और ऊष्म संघर्षी पूछा गया तो ये तीनों सा, और ऊष्म व्यंजन पूछा जाता है तो सा, सा, सा और हा, ये है। उसके बाद में अंतस्थ या, रा, ला, वा संयुक्त पूछा जाता है तो छ, त्र, ज्ञ और स्रा। इसको आपको बताया ही गया है, का और सा से, ता और रा से, यानी छ जो है ये किससे है? ये का और सा से मिला। ठीक है। त्रा जो है ये ता और रा से मिला, और ज्ञा जो है ये जा और न्या से मिला, और जो स्रा है ये किससे मिला? सा और रा से मिलकर के बना। तो मान लीजिए कभी पूछता है, इसका एक रूप और हो जाता है इन सभी का। मान लीजिए आपके विकल्प में दे दिया गया का, सा और आ, ये दे दिया गया, तो ये भी विकल्प सही है मित्रों, और ये सही है। दोनों ध्यान रखना, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। और एक प्रश्न पूछा जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, जैसे इसको देख रहे हैं, इसको एक तो हई है, डा और ढा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? डा और ढा, एक तो हई है। इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। क्यों? जब इनका उच्चारण किया जाता है तो ऐसा लगता है कि इनको उठा के फेंका जा रहा है। किसको? ड़ा और ढ़ा को। क्या? ड़ा और ढ़ा को। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनका एक रूप तो ये है ही है, साथ में जब इनका उच्चारण किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है ये जिह्वा द्वारा उठा के फेंके जा रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त। द्विगुण का मतलब 2 अन्य रूप भी हैं इनके। ठीक है, यानी 2 रूपों में है। एक तो ये हड़ा हो जाता है, यही डा रहता है, हिड़ा हो जाता है, यही
ढ़ रहता है। ठीक है, तो ये दो रूप हैं इनके, इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। जिह्वा द्वारा उठाकर फेंके जाते हैं, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ला कैसा है, ला कैसा वर्ण या कैसा व्यंजन है। तो ला को जो है पार्श्विक या कंपित व्यंजन कहा जाता है। क्या? पार्श्विक या कंपित व्यंजन या वर्ण कहा जाता है। और रा पूछे तो रा को लुंठित या परकंपित वर्ण कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, यानी इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकल्प आपका जो है वो सही हो जाएगा सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें जो है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो विलोम शब्द के दिए गए हैं, यानी शब्द हैं और उनके विलोम है। सज्जन, सज्जन का दुर्जन पहला है, ये तो सही है भाई। प्रलय, प्रलय ध्वंस, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं। स्वकीय और परकीय, स्वकीय यानी अपने द्वारा किया गया, परकीय दूसरे द्वारा। प्रशंसा, निंदा, यानी भाई ये तो सही लग रहे हैं, लेकिन इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन। प्रलय का मतलब क्या हुआ भैया? प्रलय अकाल आ जाना, बाढ़ तेज से आना, आग लग जाना। ध्वंस का मतलब ये भी यानी नष्ट हो जाना, यानी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों समानार्थी हैं और तीनों जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यानी इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। और भी अनेक शब्द हैं जिनमें जो है पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो है आपका विलोम शब्द में जो पूछा जाता है, जैसे विशाल का पूछ लिया गया, विशाल का हो जाएगा क्षुद्र। और अगर पूछ लिया गया शक्ति, शक्ति का पूछ लिया गया तो शक्ति का क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षीण। लघु का पूछ लिया गया तो दीर्घ हो जाएगा, लघु का पूछ लिया गया तो दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर पूछे जाते हैं जो है उसमें विलोम शब्द में, तो ये आपके सही हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? जहां पर एक वस्तु दूसरे से अलग होती है तो वहां पे कौन सी, यानी ध्रुवम पाए अपादानम अपादाने पंचमी ध्रुव, यानी जहां पर अलगाव होता है तो पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो रहा है, तो यहाँ कौन सी विभक्ति यानी कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक यानी अलग। तो पहला देख लेते हैं क्रम कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है करण कारक और चौथा है अपादान कारक। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, यानी अपादान कारक। कर्म कारक में कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। जैसे यहां पे वाक्य आ जाए, बालक पुस्तक पढ़ता है। क्या आ जाए? बालक पुस्तक पढ़ता है। क्या वाक्य आ जाए? बालक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे को छिपा है, हम चाहे तो को पुस्तक को पढ़ता है या बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे को छुपा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ कर्म कारक है। संप्रदान में जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इस तरीके से अगर वाक्य है तो वो क्या हो जाएगा? वो संप्रदान में को के लिए जहां पर किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो वहां पे भी चतुर्थी होती है, यानी संप्रदान कारक, और साथ में के लिए यानी जिस कार्य के लिए किया जाता है कोई काम, यानी तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह को या के लिए है। करण कारक यानी से, जैसे वह साइकिल से विद्यालय जाता है या वह गेंद से खेलता है। क्या? वह गेंद से खेलता है या वह पेन से लिखता यानी कलम से लिखता है। इस तरीके से वाक्य जैसे लिख दिया गया, तुम कलम से लिखते हो। अब यहां पे कलम से भी हो सकता है या कलम द्वारा भी हो सकता है, कलम से या कलम द्वारा। तो यहां पे से है, इसलिए यहां पे कौन सी विभक्ति है? करण कारक और तृतीया विभक्ति। अपादान यानी से आपने देखा, से अलग होने के आपने वाक्य ही देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर और भी हैं, जैसे संबंध यानी जो षष्ठी है संबंध कारक, उसमें जो है का, की, के, रा, री, रे, नानी आते हैं और उसके बाद में अधिकरण में पर ऊपर, जैसे तालाब में या घर में। ठीक है,
या वृक्ष पर या मेज पर, इस तरीके से है तो वो अधिकरण में हो जाता है। तो इसमें से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यह प्रश्न है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द से, यानी जिसे करना कठिन हो, यानी दुष्कर कार्य। तो क्या कहा जाता है? जिसे करना कठिन हो, यानी ये तो सही लग रहा है। उसके बाद बुरे मार्ग पर चलने वाला, उसको क्या कहा जाता है? कुमार्गी। और जो मापा जा सके उसको क्या कहा जाएगा? उसको यहां पे विकल्प दिया गया, यहां पे इसके साथ में शब्द जो दिया गया वो दिया गया है अपरिमेय। और इसके बाद में पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, क्या कहा जा रहा है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो ये क्या कहा जा रहा है? अधितिका। ऊपर अधितिका और नीचे की उपतिका होता है, इसको ध्यान रखना। तो यहां पे जो सही विकल्प हो जाएगा, यानी सार्थक नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है नहीं। क्या जिक्र किया गया है? नहीं का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो विशेष ध्यान रखना। तो यहां पे क्या सही हो जाएगा? यहां पे विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी। यहां पे होना क्या चाहिए था मित्रों? यहां पे होना चाहिए था जो मापा जा सके उसको क्या कहा जा सकता है? उसको कहा जाता है परिमेय। क्या कहा जाता है? परिमेय। क्या कहा जाता है? परिमेय। अपरिमेय जो है इसी का उल्टा, यानी जो मापा ना जा सके। क्या? जो मापा ना जा सके, उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा? उसके लिए अपरिमेय प्रयुक्त होगा। इसी से रिलेटेड अगर पूछ लिया जाए जिसे मापा गया हो तो वो हो जाएगा परिमित, और जिसे ना मापा गया हो वो हो जाएगा अपरिमित। जिसे मापा गया हो तो वो हो जाएगा परिमित, और जिसे ना मापा गया हो तो वो हो जाएगा अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित। अब यहां पे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर्वत के नीचे कर दिया गया। क्या? नीचे की समतल भूमि, पर्वत के नीचे की समतल भूमि। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? उपत्यका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपत्यका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, जान लीजिए। दोनों में ये आपका विलोम शब्द में भी पूछा जा सकता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। जिसको करना कठिन हो वो दुष्कर। क्या? दुष्कर। ठीक है। और जहां जाना कठिन हो, जहां ना जाया जा सके या जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जहां जाना आसान हो सुगम। अच्छे मार्ग पर चलने वाला सुमार्गी, और बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। अच्छा मार्ग सुमार्ग, और जो गलत मार्ग हो उसको कुमार्ग। इस तरीके से, यानी जैसे ज्ञान की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और ज्ञान की इच्छा रखना जिज्ञासा। इस तरीके से प्रश्न को ध्यान रखना। इसमें किसमें? वाक्यांश के लिए एक शब्द में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रसाद और प्रासाद। ये आपका समध्वनि भिन्नार्थक से प्रश्न है। क्या कह रहा है? प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें सही अर्थ बताना है कि सही अर्थ कौन सा है। प्रभु भोग, जिसको क्या कहा जाता है? प्रसाद। कोई भी कार्यक्रम होता है तो पूजा होती है तो उसके द्वारा जो है पहले तो क्या किया जाता है? ईश्वर को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित किया जाता है। तो यहां पे कह रहे हैं प्रसाद और प्रासाद। क्या शब्द है? प्रसाद और प्रासाद। यहां पे शब्द दिए गए हैं प्रसाद और प्रासाद। इनका सही अर्थ बताना है। तो जो यहां पे पहला विकल्प दिया गया है वो दिया गया है प्रभु भोग और महल। यहां पे मित्रों ये पहला जो है प्रसाद और प्रासाद है। क्या है? प्रासाद। क्या है? प्रासाद। में ध्यान रखना, यहाँ पे आ की मात्रा है, यानी प्रासाद है। ठीक है। तो प्रभु भोग और महल, उसके बाद फल और कृपा, तीसरा सी विकल्प है महल और पूजा, चौथा डी विकल्प है कृपा और पूजा सामग्री। यानी जो प्रासाद शब्द है, क्या? जो प्रासाद शब्द है यहां पर, इसका अर्थ पहले समझ लें। प्रासाद शब्द जो है इसका अर्थ ही होता है क्या? महल होता है। क्या होता है? महल। तो इसमें महल शब्द है ही नहीं है, यानी ये जो
यहाँ पे जो तीसरा चौथा विकल्प है यानी इसमें महल है नहीं, यानी ये गलत है। महल यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे महल पहले है और प्रासाद बाद में दिया गया है, यानी ये भी नहीं सही है। उसके बाद में फल और कृपा दिया गया है, यानी महल शब्द ही नहीं है। यहाँ पे प्रसाद, प्रभु भोग और यहाँ पर महल, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये समध्वनि भिन्नार्थक से शब्द है, सुनने में तो समान होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये किस वाक्य का उदाहरण है? यहां पे कहा जा रहा है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस प्रकार का वाक्य है? ये जो है आपका वाक्य से है, वाक्य रचना यानी रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद से। तो कितने भेद हैं? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। उसी में से इन्हें पहचान करना है कि ये वाक्य किसमें का है। सरल, जैसे यहां पर केवल यही लिखा होता प्रातः सूर्य उदित हुआ तो वो सरल वाक्य हो जाता। क्या हो जाता? सरल। लेकिन यहां पे कह रहा है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त, जहां पर 2 वाक्य जोड़ दिया जा सकता है। मिश्र, यहां पे भी 2 वाक्य जुड़ते हैं लेकिन इनमें अलग नहीं किया जा सकता है। प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्नवाचक निशान मिले वाक्य में तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब यहां पे देखना है हमें सरल में क्या होता है। सरल में जैसे प्रातः सूर्य उदित हुआ या सूर्य उदय हुआ, जैसे लिखा गया क्या? जैसे लिखा गया प्रातः सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ। सूर्यधन उदय से क्या हुआ? यहाँ पे संधि कौन सी है? आप समझ गए होंगे, जो है गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। यहां पर ये हो गया, ये तो सरल में आ जाएगा आपका। किस में आ जाएगा? सरल। और यहां पे जो वाक्य दिया गया है इसमें और से जुड़ा हुआ है, यानी सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो भैया यहां पे देखिए संयुक्त में क्या होता है, 2 वाक्य आपस में मिलते हैं लेकिन उन दोनों वाक्यों को अगर अलग किया जाए तो उनकी स्थिति वैसे ही बनी रहती है, यानी अपना उचित अर्थ देते हैं। ठीक है। मिश्र में क्या होता है कि जो 2 वाक्य आपस में मिलते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकेगा, अलग किया जाएगा तो वो अधूरा हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट का, दोनों भाग का अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे यहां पर क्या दिया गया? प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो ये आपका किस में आ गया? ये आ गया आपका संयुक्त में, यानी यहां पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या? वी। और आइए जो है तीसरा क्या है? जैसे तीसरा जो है किसी ने कह दिया, जैसे वाक्य हम ले लेते हैं, जैसे रवि ने कहा कि, यानी अब इसका मतलब यह है कि कुछ कह रहा है, यानी जो अगला होता है वो पहले पर आश्रित होता है, यानी ये वाक्य अभी अपूर्ण है। कहा कि मैं आज खेलूंगा। क्या? मैं आज खेलूंगा, ये कह रहा है। तो यानी अब यहां पे जब तक हम पूरा नहीं लेते हैं कि, तो ये वाक्य जुड़ तो भले रहा है, 2 वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन इनको अलग किया जाएगा तो ये अपूर्ण हो जाएंगे, यानी दोनों पार्ट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये इस तरीके से अगर वाक्य रहते हैं तो वो मिश्र में आता है। किसमें? मिश्र में आता है। और ये आपका जो है ये है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। ये 8 होते हैं। कितने? ये 8 होते हैं। इसके पहले वाली प्रैक्टिस सेट में इसको विशेष तौर पे अच्छे से हल किया गया था। ठीक है। आइए अगला, इसमें प्रश्नवाचक हो गया, विधि या विधानवाचक हो गया, उसके बाद में जो है निषेधवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, विस्मय सूचक हो गया, संकेतवाचक हो गया और उसके बाद में जो है इच्छा बोधक हो गया। ये 8 भेद हो जाते हैं प्रश्न, उसमें जो है अर्थ के आधार पर वाक्य को 2 तरीके से बांटा गया है, एक तो रचना या बनावट के आधार पर और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सामासिक युग्म सही है? यानी वहां पर उसका जो है शब्द दिया गया है, सामासिक पद दिया गया है और उस सामासिक पद में कौन सा समास है ये दिया गया है। ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है कि कौन सा सही है। क्या है? कौन सा सही है ये बताना है आपको। देखिए पहला विकल्प है यहां पर चतुरानन, दूसरा है चतुरानन अव्ययी भाव दिया गया है, दूसरा है कर्महीन, ये तत्पुरुष है, तीसरा है दुरात्मा द्विगु समास और चौथा है बेमिसाल द्वंद्व समास।
क्या है? द्वंद्व समास। तो यहां पे आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही है। अब देखिए चतुरानन, चतुरानन, चतुर आनन वाले यानी प्रभु ब्रह्मा जी की चर्चा हो रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे अव्ययी भाव ना हो करके क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि ना मिले ऑप्शन में तब क्या होगा? तब वहां पर जो है द्विगु होगा। लेकिन यहां पर क्या है? बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास है यहां पे। किसमें? इसमें, इस वाले में, पहले में। ठीक है। दूसरा दिया गया है कर्महीन। क्या? कर्महीन। तो ये जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? कर्म से हीन। क्या हो जाएगा? कर्म से हीन। यानी यहां पर कर्म से रहित या कर्म से हीन, यानी यहां पर जो है विभक्तियां आ रही हैं, इसका मतलब तत्पुरुष है यहां पर, तो यही सही हो सकता है। पहले आगे देख लेते हैं। दुरात्मा, यहां पे दुग दिया गया है। दुरात्मा, यहां पे जो है दुरात्मा, दुर मतलब बुरी आत्मा। ठीक है, बुरी आत्मा। तो यहां पे जो है विशेषण विशेष है। क्या है? विशेषण विशेष। तो ये द्विगु है नहीं, तो विशेषण विशेष जहां रहता है वहां क्या होता है? वहां हो जाता है कर्मधारय। यानी यहां पर क्या है? यहां पर आपका कर्मधारय है। क्या है यहां पर? यहां पर कर्मधारय है, यानी ये भी सही नहीं है आपका। ठीक है। वे मिसाल, वे मिसाल यानी यहां पर वे उपसर्ग लगा है। जहां पे उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययी भाव में आते हैं। किस में आ जाते हैं? अव्ययी भाव। यानी ये जो क्रिया विशेषण शब्द बन जाते हैं। तो यहां पे द्वंद्व दिया गया है, तो ये द्वंद्व नहीं है। यानी यहां पर क्या है? यहां पर अव्ययी भाव समास है। क्या है यहां पर? यहां पर अव्ययी भाव समास है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है बी विकल्प सही हो जाता है आपका। क्या सही हो जाएगा? वी। ठीक है। समास के कितने भेद हैं? 6। कितने हैं? 6। जो पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद। दो पद आपस में मिलते हैं तो वो क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं। साथ में अगर शब्दों की आवृत्ति होती है तो वो भी किस में आते हैं? वो भी अव्ययी भाव में आते हैं। और किसी नदी के नाम के पहले यदि जो है संख्यावाची शब्द आ गए तो वो भी किस में आते हैं? वो भी आपके अव्ययी भाव में आते हैं। जैसे सप्त सिंधु हो गया। ठीक है। इस तरीके से अगर आते हैं शब्द। आपने दूसरा तत्पुरुष है, तत्पुरुष में ही देख ही लिया, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका लोप होता है दो शब्दों के मेल में। तीसरा जो है द्विगु है। द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची, जैसे तिराहा, चौराहा, चतुर्भुज, इस तरीके के शब्द आते हैं। सॉरी, चतुर्भुज नहीं, जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे चौकोर हो गया। ठीक है। चौराहा हो गया या पंचवटी हो गया, इस तरीके से जो है। ठीक है। चतुर्भुज नहीं आएगा। चतुर्भुज भगवान विष्णु जी के लिए आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं अगर मिलता है वहां पे बहुव्रीहि तो क्या हो जाता है? तब वहां पे जो है आपका द्विगु हो जाता है। आगे जो है द्वंद्व है। द्वंद्व में जो है चा यानी योजक शब्द से जुड़ा होता है। इसमें जो है दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होता है। और बचा क्या? कर्मधारय। कर्मधारय में आपका विशेषण विशेष से होता है, एक विशेषण दूसरा विशेष से होता है। और एक क्या बच रहा है इसमें भाई? अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, 5 हो गया। और एक छठा जो आपका है वो यानी अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। और क्या बच रहा है भैया इसमें? आपका अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। जैसे आप चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, इस तरीके से अगर जैसे पंकज, वो किस में आ जाते हैं? वो बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं कि समाज से आपका प्रश्न आया तो समाज से आपका गलत नहीं होगा। बस एक बार आप अयोध्या हिस्ट्री पॉइंट प्लेटफॉर्म पर विश्वास बना के देखिए। वीडियो जितने भी हैं उनको देख कर देखिए, आपका टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वीडियो भले थोड़ा बड़े हैं लेकिन वो पूरे कंटेंट को एकदम बहुत कम समय में पूरे कंटेंट को अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड कहीं भी किसी भी परीक्षा में आप बैठें तो आपका प्रश्न गलत ना जाए। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि कोई जरूरी नहीं कि पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए तो मोस्ट वेलकम है ही, साथ में जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अगर वीडियो को देख लेते हैं तो उनका पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा। अर्थात सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी कंटेंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी प्रकरण हैं। आइए, मृत्तिका शब्द का तद्भव बताना। यहाँ पे ये तत्सम और तद्भव से हैं। किससे? तत्सम और तद्भव से शब्द हैं। जैसे यहाँ पे मृत्तिका, मिट्टी दिया गया है, माटी दिया गया है,
और उसके बाद में मिट्टी दिया गया है और उसके बाद में मिष्ठी। अब देखिए यहां पे अगर माटी शब्द लिखा होता, क्या माटी शब्द, तो यहां पे जो है कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन माटी शब्द ना दे करके यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे माठी लिखा हुआ है, टा की जगह ठा, तो यहां पे मिट्टी यानी मृतिका को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिट्टी। जैसे पानी यानी जल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अनेक भी शब्द हैं, जैसे दुग्ध है तो उसका तद्भव जो है दूध हो जाता है, क्या हो जाता है, दूध। कार्य है तो उसका क्या हो जाता है, काज हो जाता है, क्या, काज। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये ध्यान रखना, कंकती, क्या, कंकती, कंकती का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंघी। पूछा गया है, कंकती जो है तत्सम है, कंघी इसका तद्भव है, ये पूछा गया है। दधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, दधी, दधी का हो जाएगा दही, क्या हो जाएगा, दही, क्या, दधी का हो जाएगा दही, दही क्या हो जाएगा, दही। जैसे खुर है, क्या, खुर, खुर, खुर को क्या कहा जाता है, छुर, खा का छा बनता है मित्रों। जैसे खार, क्या, खार, खार का होता है छार यानी खारा का छारा, ठीक है। जैसे खत्री होता है, खत्री का क्या कहा जाता है, क्षत्रिय। यहां पे ध्यान रखना, जो यहां पे इस तरीके के शब्द आते हैं यानी खा है तो इधर जो है छा में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर पूछे जाते हैं आपके तत्सम और तद्भव में तो वो आपके सही हो जाएंगे। तत्सम और तद्भव का टॉपिक आप जो है पूरे इस पे आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, यानी क्या आप तत्सम और तद्भव के वीडियो को देख सकते हैं। आइए अगला, वहां ट्रिक के माध्यम से भी बताया गया है कि कैसे शब्द जो है तत्सम का तद्भव में कैसे परिवर्तन होता है। महोदय शब्द में कौन सी संधि है, महोदय शब्द में यहां पे देखिए, यहां पे बीच में आपको हमने ट्रिक भी बताया था, जहां पर ए की मात्रा ओ की मात्रा मिल जाए तो वहां समझ जाइए आपका क्या हो जाएगा। आपका अभी नहीं बताएंगे, आप पहले उत्तर देख लीजिए, तब उसके बाद में और दीर्घ यानी मात्राएं, दीर्घ मात्राएं मिले, चाहे वो आ की हो, चाहे ई की हो, चाहे ऊ की, दो शब्दों के मेल में, तो वहां समझ जाइए दीर्घ है। देखिए यहाँ पे महोदय शब्द में कौन सी शब्द है, संधि है। यहाँ पे ए दिया गया दीर्घ, बी दिया गया यड़ संधि, सी दिया गया वृद्धि और डी दिया गया गुण संधि। तो आपको पहले पढ़ाते समय ही बताया गया था, जहां पर बीच में दीर्घ आ या दीर्घ ई यानी ये और दीर्घ ऊ यानी ये मात्राएं मिले तो इसका मतलब समझ जाओ वहां क्या हो सकता है, वहां दीर्घ। हर जगह नहीं काम करेगा, लेकिन कम समय में आपको प्रश्न हल करना है। तो यड़ में क्या होता है, यहाँ पे ये या तो या मिलेगा बीच में दो शब्दों के मेल में, या तो वा मिलेगा, या तो क्या र, इस तरीके से जो है शब्द आएंगे। और उसके बाद वृद्ध में क्या देखा आप, ये आय की मात्राएं या फिर आओ की मात्राएं मिलेंगी, ठीक है। गुण में क्या, गुण में आपको बताया गया था या तो ये या तो फिर वो। इससे कोई आसान ट्रिक नहीं है मित्रों, ये समझ जाइए। मान लीजिए कि आपकी संधि में यानी जो 4 है पार्ट, 5वें की चर्चा नहीं हुई है। 5वां क्या है यहाँ पे, यानी जो स्वर संधि है उनके जो है 5 भेद हो जाते हैं, 4 की चर्चा हुई है। जो 5वीं है वो आपकी हो जाती है अयादि, क्या, अयादि संधि, क्या, अयादि संधि। यहां पे क्या बनता है, यहां पे जो है अय और आय बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, अय और आय बनता है, क्या, अय और आय। और उसके बाद में औ और आओ बनता है, औ और आओ, दो शब्दों के मेल में। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी पूछता कैसे यहाँ भैया, कैसे आपकी जो है महोदय में कैसे आपकी यहाँ पर गुण संधि है। यहाँ पे आपको उत्तर तो मिल ही गया होगा गुण, लेकिन पूछे कैसे है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हम पहले क्या कर लें, विच्छेद कर लें, महा और उदय, क्या, महा और उदय। यानी हरस या दीर्घ के बाद यदि उ आए, हरस या दीर्घ उ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ, अर्थात ओ की मात्रा, क्या, ओ की मात्रा। तो यहाँ पे क्या हो गया, महा में से जब अ अलग हुआ, महा में से अ अलग हुआ तो क्या बचा, यहाँ पे बचा मह, और ऊ के मेल से ओ बना, यानी ओ मात्रा और दय, क्या, महोदय। ऐसे ही क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय, क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय, क्या, सूर्य उदय। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सूर्योदय। क्या बन जाएगा, ये सूर्योदय। क्या बन जाएगा, सूर्योदय। जैसे दीपिका धन उपार्जन हुआ तो क्या हो जाएगा, दीपिकोपार्जन। क्या हो जाएगा, दीपिकोपार्जन। यड़ में क्या होता है, जैसे
जैसे आपको कई बार बताया गया, जैसे सूधन आगत, क्या सूधन आगत, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जा सकता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे स्वागत, क्या हो जाएगा स्वागत। जैसे इति धन आदि है तो क्या बनेगा इत्यादि बनेगा। वृद्धि में क्या होता है, जैसे वृद्धि का बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, जैसे सदा और एव पूछ लिया गया, क्या सदा और एव, तो यहां पर आ के बाद में ए आएगा तो क्या बन जाता है अय बन जाता है, यानी ये सदैव। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सदैव, ठीक है, पूछा गया शब्द है तो ये पूछा भी जा सकता है। जैसे सदैव हो गया, तथा धन योग हो गया, तदेव हो गया, तथा धन एव हो गया, तथेव। इस तरीके से जो वृद्धि में गुण में आ और ई के मेल से ए, आ और ऊ के मेल से ओ। जैसे यहां पर जो है देवधन ईश देवेश, क्या हो गया देवधन ईश देवेश, महाधन ईश महेश, ये गुण में हो जाएगा। अयाद में आपने देखा कि जैसे नेधन अन, क्या नेधन अन, तो ये क्या बनेगा ये बनेगा नयन, क्या बनेगा नयन। यानी यहां पर हरस या दीर्घ सॉरी यदि ए के बाद में ए अथवा ए के बाद में हरस या दीर्घ आ आता है तो वो जो ए है वो ए हो जाता है, और हरस या दीर्घ आ आता है किसके बाद में ओ के बाद में। जैसे पोधन अन, क्या पोधन अन, तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा पवन मित्रों, क्या बनेगा ये पवन। तो ये किस में होता है ये अयाज में होता है। नियम आपको समझ में आ गया होगा। ए के बाद में हरस या दीर्घ आए तो अय बनेगा, और यही अगर ई आए तो अय बन जाएगा। यानी जैसे नेधन इका हो गया तो क्या हो जाएगा, जैसे कोधन इता हो गया तो कविता हो गया, और जैसे कौधन नवधन इका हो गया तो नायिका हो गया। इस तरीके से नयधन इका नायिका, और कैधन इका कैधन इता तो हो जाएगा कविता। इस तरीके से अगर शब्द आते हैं तो यहाँ पे जो है कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर अयादि हो जाएगी। ये पांचों आपने समझ लिया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द कौन सा है, यहाँ पे बहुवचन शब्द बताना है। भाई देखिए क्या करते हैं, अगर बहुवचन या एक वचन ना समझ में आए तो तुरंत हम वाक्य में बदल करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे खिलाड़ी है तो खिलाड़ी का जो है यहाँ पे देखेंगे बदल जाता है कि नहीं बदला जाता है। खिलाड़ी को हम क्या लिखते हैं, खिलाड़ी को खिलाड़ियों भी किया जाता है, क्या किया जाता है खिलाड़ी को हम खिलाड़ियों भी लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा है खेल, खेल को क्या लिखा जाता है, खेल को खेलों भी लिख दिया जाता है, ठीक है। और खेलने भी लिखा जाता है। यानी जो बदले हैं जिनके बहुवचन बने, यानी इसका मतलब वो है कि वो एक वचन में है। जैसे यहाँ पे प्राण है तो शायद प्राण तो प्राण में ही प्रयुक्त होता है, यानी ये अपने आप में परिपूर्ण है, यानी यही क्या है यही आपका बहुवचन है, क्या है प्राण शब्द हो गए। या कुछ ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे मैदान है तो मैदान को क्या कर सकते हैं, मैदान को हम मैदानों भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राण हो गया, या हस्ताक्षर शब्द हो गया, क्या हस्ताक्षर शब्द हो गया, ये जो है प्रायः बहुवचन ही होते हैं। जैसे बाल शब्द, सिर के बाल शब्द हो गए, तो ये सभी किस में आते हैं, ये बहुवचन में आते हैं। अन्य सभी शब्द जो आप देख रहे हैं वो एक वचन में है। आइए अगला आपका कवि का स्त्रीलिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये कई बार पूछा गया शब्द है। ध्यान रखिए ये कई बार पूछा गया, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, और ये जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी पूछ लिया जाता है, और साथ में जो है विलोम शब्द में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कवियत्री लिखा है, क्या कवियत्री, और दूसरे बी में कवित्री, और तीसरे में कवित्री, और चौथे में जो है कवियत्री। तो यहाँ पे जो बी विकल्प है यही सही है आपका मित्रों। कौन सा वी विकल्प। जैसे यहाँ पे और भी शब्द हैं, जैसे नायक है, क्या नायक, नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा नायिका, क्या हो जाएगा नायिका, क्या हो जाएगा नायिका। और अगर लेखक का पूछा गया, क्या लेखक, लेखक का क्या हो जाएगा लेखक का हो जाएगा लेखिका। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और ये पूछे गए शब्द हैं, क्या है ये पूछे गए शब्द हैं। अगला हम विद्वान शब्द ले लेते हैं, क्या विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा विदुषी। ये पूछे गए शब्द हैं इसलिए इनकी चर्चा की गई, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं इस तरीके से प्रश्न, ठीक है। तो नायक का नायिका हो जाता है स्त्रीलिंग, लेखक का लेखिका, और विद्वान का विदुषी, ठीक है। क्या हो जाएगा विदुषी। और अगर शिक्षक का पूछ लिया
क्या? शिक्षक का। शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका। क्या हो जाएगा? शिक्षिका। अगर पूछा जाता है, ध्यान रखना मित्रों, इस तरीके से गलती ना हो। और अगर अध्यापक का पूछा जा रहा है, क्या? अध्यापक। अध्यापक का अगर पूछा गया तो क्या हो जाएगा? अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। क्या हो जाएगा? अध्यापिका। क्या? अध्यापिका। और अगर शिष्य का पूछा जाता है तो मित्रों, शिष्य शब्द, शिष्य, तो क्या हो जाएगा? शिष्या। क्या हो जाएगा? शिष्या। और अगर छात्र शब्द पूछा गया तो छात्र, तो क्या हो जाएगा? छात्रा। बहुत ही जनरल है, लेकिन बस ध्यान देना है, कभी कभी यही आसान शब्द जो है गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा रोता है। रोना शब्द में कौन सी क्रिया है? यहां पे क्रिया से शब्द है। क्या है? क्रिया। क्रिया को दो तरीके से विभाजित किया जाता है। एक तो है कर्म के आधार पर, उसके आधार पर अकर्मक और सकर्मक होती हैं। पहले प्रश्न देख लें, उसके बाद इसका जो है विस्तृत रूप देखते हैं। बच्चा रोता है, ये क्या पूछ रहा है? रोना शब्द पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रोना शब्द में पूछ रहा है कि यहां पे जो है कौन सी क्रिया है। रोना शब्द में पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया है। अब भैया, अब यहां पे देखिए, बच्चा रोता है शब्द, यहां पे सबसे पहला ए विकल्प है अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक है, और सी जो है नाम धातु क्रिया है, और डी जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहां पे देखिए, बच्चा रोता है, यानी यहां तो नाम धातु क्रिया नहीं है, अकर्मक। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म ना हो, तो इसमें कर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी ये सही हो सकता है सकर्मक जिसमें कर्म हो। इस वाक्य में कर्म है ही नहीं है, यानी ये सही नहीं है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में क्या होता है? जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वहां पर नाम धातु क्रिया होती है, यानी ऐसा नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी और से करवाता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। यानी यहां पर क्या सही हो जाएगा? आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वह सदैव किस में आती हैं? वह सदैव अकर्मक क्रिया में आती हैं। यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से जरूर पूछा जाएगा। यानी बच्चा रोता है, इस तरीके का अगर वाक्य है, या बच्चा हंसता है, या बच्चा जो है ऊंघाता है, या बच्चा नींद में है, इस तरीके का आता है तो वो अकर्मक क्रिया में जाएगा। किसमें? अकर्मक। या बच्चा हंसता है आ गया तो किसमें आएगा? अकर्मक में। अब देखिए, जैसे यहीं पे अगर होता, यहीं पे अगर वाक्य दिया गया होता, बच्चा दूध पीता है लिखा होता। क्या? दूध पीता है। और कभी कभी क्या होता है, सकर्मक में भी कर्म को छिपा दिया जाता है। तो यहां पर जैसे बच्चा दूध पीता है तो यहां पे कर्म है, तो यहां पे क्या होता? यहां पे जो है ये सकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाता। रोना यानी पीता क्या हो जाता? ये सकर्मक क्रिया में हो जाता। जैसे रोना अकर्मक है, अगर पीता शब्द को पूछता तो ये सकर्मक क्रिया में हो जाता। ठीक है। और भी होता है, यहां पे जैसे अकर्मक क्रिया में प्रश्न नहीं बन सकता है वाक्य से। जैसे बच्चा रोता है, क्या लगा करके प्रश्न अगर बनाया जाए, बन जाए, तो इसका मतलब वो है कि सकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा क्या पीता है? तो दूध पीता है। ठीक है। बच्चा क्या खाता है? यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर खाता है, यानी उसका प्रश्न बनेगा। जैसे बच्चा पढ़ता है, यानी क्या पढ़ता है वो प्रश्न बन जाएगा। लेकिन बच्चा रोता है, क्या रोता है? बच्चा क्या रोता है, ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो अकर्मक और सकर्मक पहचानने के बहुत आसान तरीका है, क्या लगाकर प्रश्न बने तो इसका मतलब यह है कि वो सकर्मक क्रिया है, और क्या लगाकर प्रश्न ना बने तो वो सकर्मक क्रिया है। और साथ में सकर्मक में कर्म रहता है और कहीं कहीं कर्म छिपा भी रहता है, तभी वो सकर्मक। अकर्मक में कर्म रहता ही नहीं है। आगे नाम धातु क्रिया, नाम धातु में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्या करते हैं? क्रिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो वहां नाम धातु क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी और से कार्य करवाता है। नाम धातु क्रिया में जैसे मां ने दूध गरमाया, क्या? मां ने दूध गरमाया, जो ये हो जाएगा नाम धातु में। और प्रेरणार्थक में जैसे अध्यापक ने बच्चे से घंटी बजवाया, इसमें क्या हो जाएगा? नाम धातु। जैसे और भी है एक पूर्वकालिक क्रिया चर्चा की गई थी, पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होता है? जब किसी एक कार्य का पहले हो जाना होता है। जैसे बालक ने खाकर, जैसे बालक खाकर खेलता है, बालक खाकर खेलता है, या बालक नहाकर विद्यालय जाता है, तो इसमें जो है नहाना पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। इस तरीके से वाक्य में बनता है। आइए अगला, तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निरपराध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या दिया गया है? निरपराध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देख लीजिए भैया, यहाँ पे निर दिया गया है, निर यानी इसमें अ है, और उसके बाद में नीर दिया गया है, निर दिया गया है, निरा दिया गया है। तो ये दोनों अगर जुड़ेगा, यहां पर अगर निर और अपराध जुड़े भैया, निर और अपराध, तो ये क्या बन जाएगा? ये निरापराध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निरापराध। लेकिन वाक्य क्या दिया गया है? वाक्य दिया गया है निरपराध। यहाँ पे नीर दिया गया है, ये तो हो ही नहीं सकता है, और यहाँ पे निर दिया गया। क्या दिया गया है? निर। आइए इसको करके देखते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अ नहीं है, निर और अपराध है। क्या? निर और अपराध। अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? निरा, यानी निरा, यहाँ पे अ है तो ये अहरस्व है, तो यहां दीर्घ आ तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? ये आ आकर के इसमें जुड़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये आ आकर के इसमें जुड़ेगा। किसमें? ये आ आकर के र में जुड़ा, तो यानी ये पूरा हो गया, यानी हल खत्म हो गया। आगे पराध, यानी यही सही होना चाहिए। अगला क्या है? अगला निरा है, यानी निरा में अपराध, तो ये तो निरापराध हो जाएगा। लेकिन वाक्य क्या दिया गया है? निर दिया गया है, यानी यही जो है सही हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा समास है? यहां पे क्या है? कौन सा समास है, यानी सॉरी कौन सा अलंकार है? यहां पे सॉरी क्या है? अलंकार। अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? ये अलंकार से है आपका प्रश्न। कहां से है? अलंकार से। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे देख लीजिए भैया, पढ़ लिए 2-3 बार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे अगर मैंने राम, यानी माँ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ देखें अनुप्रास है, नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके 2 अर्थ निकल रहे हो, यमक भी नहीं है। और उसके बाद में क्या दिया गया है? उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा दिया गया है। मनु मानो जन जानो भी नहीं आ रहा है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है। कोई चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा जा रहा है, संयुक्त भी नहीं है। अब यहाँ पे बच रहा है क्या? उपमा और रूपक। उपमा में क्या होता है? 2 शब्दों के बीच में, यानी एक को दूसरे के समान माना जाता है, तो उसमें सा सी सम समान ये शब्द आते हैं। लेकिन रूपक में क्या होता है? उसमें सा सी सम समान यानी वाचक शब्द नहीं आते। उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, यानी दोनों में अभेद होता है। किसमें? रूपक में। और उपमा में क्या होता है? सासी सम समान शब्द आते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे राम रतन आया है। क्या? राम रतन। यहाँ पे यानी जो राम रतन है, इसी कारण यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका रूपक अलंकार। उपमा में सासी सम समान होता है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, या चरण सम। जैसे यहाँ पे अगर दिया गया क्या? चरण सम कमल। क्या? चरण सम कमल। चरण सम, सॉरी यहां पे उल्टा हो जा, चरण कमल। क्या? चरण सम कमल। यहां पे इसको उल्टा करके हम लिखते हैं। जैसे आपने देखा कि जो वाक्य आते हैं, जो पूछे जाते हैं, कई तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे चरण, यहां पे जैसे चरण कमल। क्या? चरण कमल, ये हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई वाचक शब्द नहीं है। दूसरा दे दिया चरण सम कमल, चरण सम कमल। उसके बाद में दे दिया क्या? उसके बाद में मानो, मानो चरण कमल। क्या? मानो चरण कमल। तो यहां पे मानो आ गया, तो ये किस में आ गया? ये उत्प्रेक्षा में आ गया। सम आ गया तो ये किस में आ गया? उपमा में आ गया। और इसमें कुछ नहीं आया तो ये किस में आ गया? रूपक में। यानी उपमा में सासी सम समान शब्द, योजक शब्द आते हैं। उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, तो रूपक में कोई ऐसा वाचक शब्द नहीं होता। उत्प्रेक्षा में मन मानो, जन जानो, जनो जानो, मनो मानो, ये शब्द आते हैं। तो यहां पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहां पे हास्य, हंसी वाली कोई बात नहीं है। यानी जहां पर हास नामक, हास या हंसी क्या कह सकते हैं, हास या हंसी नामक अस्थाई भाव होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य। और उसके बाद में
हास्य या हंसी होता है तो यहां पे क्या होता है, हास्य रस होता है। करुण, जहां पर शोक की बात हो, दुख की बात हो, तो वहां पर करुण होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वीर, जहां उत्साह वाली बात होती है, क्या, उत्साह, यानी रणवीर, यानी यहां उत्साह वाली बात है, यानी यहां पे क्या हो सकता है, वीर। रौद्र, रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध, जहां क्रोध वाली बात हो, क्या, क्रोध वाली बात हो। तो यहां पे देखिए करुण यानी शोक, जहां पर दुखी हुआ जाए किसी कारण से, जैसे जथा पंथ बिन खग, सॉरी वो तो आ जाएगा वियोग उसमें, हाँ, जथा पंथ बिन खग अति दीना मन बिन फन करिवर कर हीना, तो इसमें आ जाएगा, किसमें, करुण में आ जाएगा। जब जो है कह सकते हैं कि यहां पे करुण शोक होता है, हास्य, हास्य या हंसी, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, क्या, रौद्र क्रोध होता है। ये अस्थाई भाव हैं, क्या है, अस्थाई भाव। श्रृंगार, एक आप है पढ़ते हैं क्या, श्रृंगार, तो श्रृंगार का जो अस्थाई भाव है क्या है, वो रत या प्रेम, क्या है, रत या प्रेम, क्या, रत या प्रेम। इस तरीके से अगर इसमें जो है रसों के अस्थाई भाव पूछा जाए तो ये भी आपका सही हो जाए। जैसे भयानक भी है एक रस, क्या, भयानक, इसका क्या होता है, भय, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय। अद्भुत, अद्भुत एक है, क्या, अद्भुत, यानी आश्चर्यचकित जहां पे हुआ जाए किसी कार्य को देख करके, इस तरीके की बात रहे तो वहां पर अद्भुत रस होता है, और अद्भुत का जो अस्थाई भाव है वो आश्चर्य, आश्चर्य है। और एक है विभत्स, इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। तो ये अगर आपका रस से आए तो ये गलत नहीं होगा। आगे अगला देखते हैं। अगला, बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय शब्द संयोजन क्या है, यहां पे प्रत्यय शब्द बताना है। बुढ़ापा में क्या बताना है, प्रत्यय बताना है, क्या बताना है, प्रत्यय शब्द संयोजन, यानी शब्द का मेल जो है वो कौन सा सही है। बूढ़ा धनपा है, क्या है, बूढ़ा धनपा, तो बूढ़ा शब्द ही गलत है, पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता। बूढ़ा और पा, क्या, बूढ़ा और पा, क्या, बूढ़ा और पा, तो यही बूढ़ा शब्द सही लग रहा है। बूढ़ा और आपा ये भी नहीं सही है, और बूढ़ धन आपा ये भी नहीं सही है, यानी बूढ़ा पा, यानी जब क्या हुआ, ये दोनों जुड़े तो ये दीर्घ मात्रा किस में बदल गई, ये दीर्घ मात्रा जो है ह्रस्व में बदल गई, यानी बुढ़ापा। ये क्या है, बूढ़ा शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा है, और उसमें जो है पा प्रत्यय लगा करके इसको भाववाचक संज्ञा, जैसे मित्र में था मित्रता, शत्रु में था शत्रुता, ठीक है, गुरु में था गुरुता, तो वैसे यहां पर क्या हुआ, बूढ़ा में पा बुढ़ापा, बच्चा में पन बचपन, ठीक है। आइए अगला, अगला प्रश्न ले लेते हैं। पर्यायवाची के अनुसार निम्नलिखित में कौन असंगत है, असंगत यानी जो सही नहीं है। इसमें यानी जिनमें जो है पर्यायवाची शब्द दिया गया है, इनमें कोई ऐसा शब्द होगा जो कि गलत होगा। पहला देख लेते हैं भैया, भू भूमि धरा वसुंधरा या अवन भी होता है, ये किसकी पर्यायवाची हैं, ये क्या किसकी पर्यायवाची हैं, ये सब धरती यानी पृथ्वी की हैं। क्या है ये सब, ये पृथ्वी की पर्यायवाची हैं, यानी इसमें कोई ऐसा शब्द तो गलत नहीं है, यानी ये सही है। नभ गगन, नभ गगन आकाश व्योम, यानी ये भी सही है। अग्नि आग पावक दहन, क्या, अग्नि आग पावन दहन, ये भी सही है। ज्वाला भी होता है, क्या, ज्वाला भी होता है, तो ये सब क्या है, ये आग की पर्यायवाची हैं, यानी ये भी सही है। इसके बाद में वायु हवा पवन अनल, क्या लिखा है यहाँ पे, अनल, यानी यही आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनल गलत है, अनल नहीं मित्रों, अनिल होता है, क्या, हवा की पर्यायवाची, क्या होता है, अनिल, तो ये आपका सही हो गया, यानी अनिल है। पर्यायवाची से भी एक प्रश्न आएगा, पर्यायवाची वाला पार्ट जो है पढ़ाया गया है, वीडियो उसका भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे, उस पर देख सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है, नहीं को ध्यान रखना, विशेष तौर पे नहीं को ध्यान रखना। ये प्रश्न में नहीं देकर के पूछ लेता है, हम क्या कर देते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है ध्यान ना देने की वजह से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है, तो यहाँ पे गोदान है, गबन है, और यहाँ पे कामायनी दिया गया है, यानी
कामायनी जो है ये किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद का है। क्या है, जयशंकर प्रसाद का काव्य है, महाकाव्य है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेवा सदन ये भी किसकी है, ये प्रेमचंद की है, ये उपन्यास हैं किसके, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। किसके, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं, और ये भी किसके हैं, ये भी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। लेकिन ये कामायनी जो है ये महाकाव्य है किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। और कभी जयशंकर प्रसाद जी के अगर उपन्यास की चर्चा हो तो ये 3 है, कौन कौन से, कंकाल, क्या, कंकाल, और उसके बाद में तितली, क्या, कंकाल, तितली और इरावली, ये क्या है, ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। तो ये तीनों उपन्यास हैं और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो यानी यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं। ध्यान रखना यहां पे क्या जुड़ गया है, सबसे छोटी और साथ में सार्थक, यानी जिसका अर्थ निकले। तो यहां पे देखिए भैया, वर्ण का तो अर्थ निकलता नहीं है, वर्ण का अर्थ नहीं निकलता है। और यहां पे क्या पूछ रहा है, सार्थक इकाई, तो यहां पर शब्द, शब्द से अर्थ होता है वाक्य, सबसे छोटा है नहीं, क्यों, से छोटा शब्द होता है, अक्षर, ये तो सबसे छोटा है, यानी इसका अर्थ नहीं निकलता, यानी जो शब्द है यही विकल्प सही हो जाएगा। यहां पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वहां पे उत्तर आपका हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा, वर्ण। और जो सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा जाता है तो वहां पे हो जाएगा शब्द। शब्द क्यों, क्योंकि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मित्रों क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका गलत ना हो। वाक्य जिसके द्वारा संपूर्ण विचार या भाव प्रकट होता है वही जो है वाक्य है, शब्दों का मेल होता है। वर्ण, वर्ण जो है वर्ण के मेल से अक्षर बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आइए अगला। अगला जो है ये अपठित गद्यांश मित्रों दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में। क्या दिया गया है, अपठित गद्यांश, यानी अपठित गद्यांश से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या किए, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 2 बार हम पढ़ लेते हैं ध्यान से, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है, यानी ऐसा लगता है कि ये और दूर है और इस नजारे का कोई और छोर नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं। कुछ लोग जीवन को खुली किताब मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जो हमें लगते हैं कि यहां से प्रश्न बन सकता है, तो उनको अंडरलाइन करते चलते हैं। तो आइए देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्षितिज किसे कहते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्षितिज किसे कहते हैं। जब अच्छे से हम 2 बार पढ़ लेते हैं पठित गद्यांश को तो ये गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, जहां धरती और आकाश पास हो, जहां तक धरती दिखाई पड़ती हो। सी है जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दे, जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर देखिए पास पास हो, ये तो है नहीं। जहां पर धरती और आकाश, जहां तक धरती दिखाई पड़ती हो, ये भी नहीं है। जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दें, अगर यही ऑप्शन दिया गया होता मिले हुए हो, जहां धरती और आकाश मिले हुए हो तो उसको क्षितिज कह सकते हैं, नहीं। मिले हुए दिखाई दें, प्रतीत हो, आभास हो, महसूस हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है क्षितिज होगा, यानी जहां पर ये महसूस हो कि पृथ्वी आकाश मिले हुए हैं, तो ये सही हो जाएगा, यानी ये। तो यहां पे विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सारा संसार अनंत काल से किसके नीचे रह रहा है। तो सारा संसार अनंत काल से आपने क्या पढ़ा, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रह रहा है। तो अनंत काल से कहां रह रहा है, जो है नीले गगन के तले। पेड़ के नीचे नहीं, छप्पर के नीचे नहीं, छत के नीचे नहीं, यानी नीले गगन, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारा संसार नीले गगन, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। कुछ लोग जीवन को क्या मानते हैं, कुछ लोग जीवन को, आपने अंतिम लाइन क्या पढ़ा था कि कुछ लोग क्या, कुछ लोग जीवन को क्या खुली किताब मानते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं, जीवन को
कुछ लोग जीवन को खुली किताब मानते हैं। तो यहां क्या है, कोरी कल्पना, कठिन रास्ता, खुली किताब, संपूर्ण सुख सुविधाएं। संपूर्ण सुख सुविधाएं ये नहीं जिक्र किया गया है, यानी खुली किताब कहा गया है। क्या, लाइफ को, लाइफ इज ए ओपन बुक, यानी खुली किताब कहा गया है किसको, जीवन को। तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला जो है, अगला प्रश्न है, हमारा जीवन किसके समान है। हमारा जीवन किसके समान है। आपने लाइन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमारा जीवन जो है, यहां पे जो है प्रश्न पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा गया है हमारा जीवन किसके समान है। किसके समान है, क्या, किसके समान। तो आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो ये आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे को कोई और छोर नहीं दिखाई देता, इस नजारे का कोई और छोर दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन है, यानी हमारा जीवन किसकी तरह है, तो ये आपका उत्तर क्षितिज के समान, नीले गगन के समान, आकाश के समान, सागर के समान। तो यहां पे क्या जिक्र किया गया है, ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी दिखाई देता है। यानी क्या, हम किसी सुख सुविधा तक पहुंचते हैं लेकिन लगता है कि वो दूर है, फिर वहां तक पहुंचते हैं, फिर उससे भी आगे हम इच्छाएं प्रकट करते हैं, फिर वो वहां से दूर, वहां से दूर। तो ये क्या है, ये क्षितिज के समान, यानी जैसे हम क्षितिज तक नहीं पहुंच सकते वैसे इच्छाएं हम लोगों की अनंत हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो यहां हमारा जीवन किसके समान है, ये क्षितिज के समान है। तो इस तरीके से ये रहा आज का टॉपिक, आज का जो है प्रैक्टिस सेट। मित्रों, आपको इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न लगे होंगे जो कि किसी ना किसी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, तो जरूर पूछे जाएंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के जितने विकल्प थे उन पर चर्चा किया गया, उनका विश्लेषण किया गया, कहां से प्रश्न कैसे बन सकता है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि टॉपिक पे भी चर्चा करते चल रहे हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न बन रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके लिए जो है अयोध्या स्टडी पॉइंट पूरी संलग्नता के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे तत्परता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ लगा हुआ है। किसके लिए, आपकी वर्दी के लिए, कि आपको वर्दी जरूर मिले। तो अन्य जो भी हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, कानून गो या उसके बाद एसएससी जीडी के तहत जो भी हैं जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम है, वो भी इसको देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट, यानी उनमें भी अगर इस तरीके से प्रश्न बनते हैं तो वो भी इनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस आप सिर्फ जो है एक बार अयोध्या स्टडी पॉइंट पर विश्वास बना के देखिए मित्रों, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और जो पहली बार है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। जय हिंद।